मिर्ज़ान फिर से घबरा जाती है गुंडों की बात सुनकर। तो आतिश उसको ना रूम में लेकर जाता है और ये देखकर ना असली की जान निकल जाती है कि ये कैसे हो सकता है कि वो दोनों करीब आ गए। और नज़ीर अभी असली की तरफ देख रहा है क्योंकि नज़ीर को पूरा शक है कि ये असली का ही काम था मिर्ज़ान को किडनैप करवाना। तो फिर हम देखते हैं कि आतिश ना मिर्ज़ान को रूम में लेकर आता है और उसे बोलता है कि चलो अब दवाई ले लो और लेट जाओ। तो मिर्ज़ान ना लेट जाती है और आतिश उसको ना दवाई देने लगता है। तो मिर्ज़ान ना कॉन्टीन्यूसली आतिश की तरफ देखती रहती है और जो आतिश है वो पानी वगैरह उसको देता है। तो फिर ना मिर्ज़ान आतिश को बोलती है कि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे अंदर से ये डर है जो ये निकल क्यों नहीं रहा, ये मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ। तो आतिश ना वहाँ पर उसको देखते ही रहता है और वो बोलती है कि मेरे अंदर जो पूल वाला पार्ट है ना वो अभी भी बैठा ही हुआ है, मैं जितना भी चाहूँ वो मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं उतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो आतिश ना उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि फिर वो उसे कहता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये कभी मत सोचना कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, ये इंसिडेंट अभी भी फ्रेश है ना तो तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है। और तुम जो फील कर रही हो ना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ऐसे फील करना, और तुम बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक अपनी लाइफ तक को गिव अप कर चुका होता। और ये सुनकर ना मिर्ज़ान स्माइल करने लग जाती है। तो आतिश बोलता है कि अब स्माइल क्यों कर रही हो तुम, क्या हुआ। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि शायद मैंने तुम्हें आज ना बहुत ज़्यादा थका दिया है, ये मेरी ही गलती है, जाओ अब ना तुम थोड़ा बहुत रेस्ट कर लो और सो जाओ। तभी ना आतिश को एक कॉल आती है और वो होती है कमाल की कॉल। तो वो बोलता है कि हाँ कमाल, क्या खबर है। तो कमाल उसे बोलता है कि पीछे आ जाओ। तो वहाँ पर ना हमें गुंडा मिल गया है जिसने मिर्ज़ान पर हमला करवाया था, शायद वो उस गुंडे को भी जानता है जिसके हाथ में ना टैटू बना हुआ था। तो आतिश बोलता है कि ठीक है तुम उसको पकड़ के रखो, मैं अभी आता हूँ पीछे। तो मिर्ज़ान ना से पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, बताओ ना। तो आतिश कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था। तो वो बोलती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। वो बोलता है कि नहीं नहीं थोड़ा सा काम है, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। फिर वो बोलती है कि तुमने और कमाल ने क्या बात की ये भी मुझे बताओ। तो ये सुनकर ना आतिश फिर से स्माइल करने लग जाता है, ये आजकल ज़्यादा नहीं स्माइल कर रहा कुछ। फिर ना उसके बाद वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने कहा ना थोड़ा काम है तो मैं अभी आ जाऊँगा। फिर वो बोलती है कि कमाल को पता चल गया ना कि वो कौन था, बताओ मुझे। और वो ऐसे उसकी तरफ देखती रहती है। तो फिर ना आतिश उसके पास आता बोलता है कि नहीं तुम ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचोगी, कुछ नहीं पता चला है, कुछ नहीं काम है, तुम बस लेट जाओ और मैं जब तक मैं हूँ तो मैं इन चीज़ों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अपना ध्यान रखना, मैं अभी आ जाऊँगा। तो मिर्ज़ान ना फिर उसकी तरफ देखने लग जाती है। गाइस आपको ये नहीं लग रहा कि आतिश आजकल ज़्यादा ही कुछ स्वीटू सा बन रहा है। तो फिर ना उसको मिर्ज़ान बोलती है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, अपना प्लीज़ ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक ही रहूँगा। फिर वो बोलती है कि मैं ना तुम्हारे हाथ चेक करूँगी जब तुम वापस आओगे, ताकि मुझे पता चल सके कि तुमने किसी के साथ लड़ाई नहीं की है, ठीक है, और तुम्हें किसी के साथ भी लड़ना नहीं है। तो फिर आतिश फिर से स्माइल करने लग जाता है, बोलता है कि ठीक है तुम मेरे हाथ चेक कर लेना, और ना वो भी स्माइल करने लग जाती है। तो फिर ना उसके बाद मिर्ज़ान ना आतिश का हाथ पकड़ लेती है। तो फिर आतिश खड़ा होता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें बेवकूफ़ बनाना थोड़ा हार्ड है, तो मैं कुछ लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी आ जाऊँगा और मुझे शायद आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगा और तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे वो जाने लगता है ना तो फिर वो उसकी आंखों में से, मिर्ज़ान की आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर ना आतिश उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम अपना ध्यान रखना और ख़ुद को थकाना नहीं, और अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हारा एक आंसू भी नहीं सह सकता आँख में से निकलना। फिर वो उसके आंसू पोंछ देता है और बोलता है कि प्लीज़ रो मत, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। यार मिर्ज़ान का मन ही नहीं लग रहा इसका आधे घंटे बिना भी, कोई नहीं चलो। फिर ना हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारा क्यूटू सा हैंडसम कमाल एक गुंडे को पकड़ के बैठा होता है और उनके साथ ना 2 गार्ड्स और होते हैं। तो तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है ऐसे स्लो मोशन में, और फिर ना वो कमाल गुंडे को बोलता है कि ओह माय गॉड अब तो तुम गए, तुम्हारा मैसेज यहीं पर आ रहा है। और गुंडा ना थोड़ा डर सा जाता है। तो कमाल ना गुंडे की तरफ देखता ही रहता है, और तभी वहाँ पर ना पीछे से आतिश आता है और गुंडा ना और घबरा जाता है। और जैसे ही आतिश उसके पास आता है ना तो गुंडा वैसे रोने लग जाता है। तो आतिश आकर उससे पूछता है कि बताओ मुझे तुमने मिर्ज़ान पर हमला क्यों किया। तो वो बोलता है कि मैंने हमला नहीं किया। फिर बोलता है कि फिर किसने हमला किया बताओ, और तुम उस टैटू वाले आदमी को जानते हो जिसके हाथ पर टैटू बना हुआ है। तो वो गुंडा ना डर जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो मेरा ही कज़न है, उसका नाम है कासिम। तो तभी ना असली आ जाती है और असली देख लेती है कि इन लोगों ने एक गुंडा पकड़ रखा है, और असली ना गाइस बिल्कुल डर जाती है और भाग कर ना वहाँ पर आती है। तो वो आदमी बोलता है कि मैंने आप लोगों के आदमियों को भी यही बात बताई थी कि इस
इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। तो आतिश उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ कि तुम उस आदमी को जानते हो और उसके बारे में क्या जानते हो। तो असली आकर ना कमाल से पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। तो कमाल उसे बताता है कि इस आदमी को पता है कि मिर्ज़ान को किसने किडनैप किया था। और ये सुनते ही असली के तो भाई प्राण ही निकल जाते हैं। फिर ना आतिश उसको फिर गुंडे को बोलता है कि मुझे पता है तुम कुछ जानते हो। तो गुंडा बोलता है कि मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी को नहीं जानता। हाँ मुझे इतना पता है कि वो डर्टी बिजनेस वगैरह चलाता है और उसने मुझे एक दिन बताया था कि उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तो कमाल उसे कहता है कि देख भाई झूठ मत बोल, और मुझे पता है कि तू झूठ बोल रहा है और तुम्हारा फेस टोटली ये बता रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। और वो आदमी ना फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है। तो हमारा स्वीटू सा कमाल उसे कहता है कि मेरी तरफ देख और मुझे ना सच बता दे, वरना ना मैं इतनी ज़ोर से मुंह तोड़ूंगा ना तेरा। तो तभी ना आतिश मारने उसे लगता है, तभी उसे मिर्ज़ान की वो बात याद आ जाती है कि कैसे उसने बोला था कि अगर तुम्हारे इस हाथ पे चोट लगी हुई ना तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम किसी के साथ लड़ाई करके आए हो। तो फिर ना वो उस गुंडे को छोड़ देता है और ना कमाल को इशारा करता है और कमाल आतिश की तरफ देखने लग जाता है। और आतिश ना उसको इशारा करता है कि अब ये गुंडा तेरे हवाले किया मैंने। और इतनी बात सुनते ही कमाल तो स्माइल करने लग जाता है और वो बोलता है ओह माय गॉड इट्स लकी डे। तो वो गुंडे को पकड़ता है और एक ज़ोर से एक पंच मारता है और गुंडा ना नीचे गिर जाता है। वो गुंडे उसको पकड़कर फिर से ऊपर करते हैं। तो ये देखकर ना असली के तो फिर से प्राण निकलने वाले होते हैं कि माय गॉड ये आज तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी। तो उस गुंडे के ना नाक में से और मुंह में से खून निकलने लग जाता है। कमाल ना फिर उस गुंडे को बोलता है कि मेरी तरफ देखो, मैं ना तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ये तुम जो हैंडसम बंदा अपने सामने देख रहे हो ना, ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, ये काम भी बहुत हैंडसम करता है। ये लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करता है जिस तरीके के लोग वो हैं। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें ये अच्छे से ट्रीट करेगा, अगर तुम बुरे हो तो ये तुम्हें बुरे से ट्रीट करेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी तुम मुझे सच बता दो, वरना मेरे बाद ये तुमसे डील करेगा। और अगर इसने तुम्हारे साथ डील किया तो फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मौत के अलावा। और फिर फिनाले तुम खुद देख लेना, ठीक है। मुझे तुम्हें बताना था। तो वो गुंडा ना फिर से डर जाता है, वो बोलता है कि सर प्लीज़ मैं तुम्हारी मिन्नतें करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और तभी असली ना आतिश और कमाल को बोलती है कि ये नाटक बंद करो, अगर वो कह रहा है कि उसको कुछ नहीं पता तो उसको जाने दो ना। ये सुनते ही ना कमाल भी असली की तरफ देखने लग जाता है और फिर ना वो आतिश की तरफ देखने लग जाता है। और आतिश को ना ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्सा कंट्रोल कर लेता है और गुस्से में असली की तरफ देखता है। फिर वो फिर से गुंडा उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे भैया मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर आतिश बोलता है कि ये ऐसे नहीं बताएगा कमाल, मुझे लगता है अब हमें नहीं किसी और को इससे बात करनी चाहिए। तो वो गुंडे ना दूसरे वाले होते हैं जो गार्ड्स, वो उस पर गन लगा लेते हैं और वो डर जाता है। फिर बोलता है कि चलो अब तुम्हारी टिकट कट गई है कब्र की, तो चलो अब तुम्हारे सूटकेस पैक कर लो, तुम्हें बहुत लंबी जर्नी जानी है। तो तभी वो गुंडा बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। और इतना सुनते ही असली का तो फिर से हालात बुरे हो जाते हैं कि अब इसको क्या पता है और क्या बताएगा। और ना फिर आतिश उसकी तरफ देखने लग जाता है दूर खड़ा। फिर वो गुंडा बताता है कि हाँ वो मेरा कज़न है और उसने मुझे ये बताया था कि एक आदमी उसके पास आया और उसने आदमी ने बोला है कि एक लड़की को किडनैप करना है और उसके बदले में वो उसे बहुत सारे पैसे देगा और उस लड़की को ख़त्म कर देना है। और मुझे उसका नाम सिर्फ यही पता है कि जो आदमी मेरे भाई के पास आया था उसका नाम था रिसत। तो ये सुनते ही ना असली के फिर से हैरान हो जाती है कि इसको तो सारा कुछ पता है। फिर बोलता है कि अब मुझे ना सच में नहीं पता इसके बारे में। फिर आतिश उसको पूछता है कि तुम्हारा कज़न कहाँ पे है, मुझे सच बताओ, अगर तुमने झूठ बोला तो हिसाब लगा लेना अपना। तो फिर वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर मुझे कल ही पता चला था कि वो कंट्री छोड़कर भाग गया है। और इतना सुनते ही आतिश को ना ऐसे गुस्सा आने लग जाता है और कमाल भी ऐसे सैड सा होकर आतिश की तरफ देखने लग जाता है। फिर उसके बाद ना कमाल आतिश के पास जाता है और बोलता है कि अब हम क्या करें, अगर ये कह रहा है कि वो गुंडा भाग गया तो अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें उसका नाम तो पता चला कि उसका नाम क्या है। और असली के ना फिर ऐसे सुनने लग जाती है अब क्या करूँ। फिर ना वो कमाल उसे बताता है कि इसके खिलाफ़ ना बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं और अगर हमने ऐसे छोड़ दिया तो फिर कहीं हमारे पर ही भारी ना पड़ जाए, कुछ ऐसे किसी को लोगों को पता ना दे कि हमें इसके बारे में पता है। तो आतिश उसे बोलता है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो और पुलिस को ना सब कुछ बता दो जो तुम्हें पता है इसके बारे में। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं ये संभाल लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। तो इतना सुनते ही कमाल ना उस गुंडे को पकड़ता है और गुंडे को वहाँ से ले जाता है और फिर वो बोलता है कि चलो आ जाओ,
अब मैं तुम्हें ट्रिप दिखाता हूँ छोटी सी। और कमाल उसको वहाँ से ले जाता है और असली ना आतिश की तरफ देखती रहती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इधर ना मरजान बुक पढ़ रही होती है और उसके रूम में आ जाती है असली की माँ। तो असली की माँ ना मरजान को आकर कहती है कि ना ये ना अपना जो नाटक कर रही हो ना तुम, ये बंद कर दो। और ना ये तुम आतिश को ही फूल बना सकती हो, मुझे नहीं। और मुझे ना ये भी पता है कि ये तुम क्यों कर रही हो, क्योंकि तुम आतिश को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और मरजान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर बोलती है कि मैं यहाँ पर ना तुम्हें वार्न करने आई हूँ कि आतिश तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। फिर असली की माँ ना उसे और बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारती है और मरजान ना बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो कॉन्टीन्यूसली उनकी तरफ ही देखती रहती है। फिर असली की माँ उसे बोलती है कि ये सपने तो मत ही सजाओ कि आतिश कभी तुम्हारी तरफ देखेगा भी, वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो तुम्हें लाइक करता ही नहीं है। बस उसकी वजह से तुम फंस गई थी, तुम किडनैप हो गई थी, वो सिर्फ तुम पर दया कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मरजान कहती है प्लीज़ यहाँ से जाइए, मुझे अपनी बुक रीड करनी है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये जो तुम कर रही हो ना, ये बहुत होगा ड्रामा तुम्हारा, उठो और काम करो कोई। तो वो उसको ना बेड से उठाती है और नीचे पटक देती है। तो मरजान ना बहुत ज़्यादा ज़ोर से नीचे गिर जाती है और मरजान की आंखों में से पानी निकलने लग जाता है। फिर असली की माँ से बोलती है ना यही तुम्हारी सही जगह है, मेरे कदमों में। और फिर मरजान उठती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर चली जाइए। फिर असली की माँ को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही नहीं चल रही। फिर वो कहती है वैसे चले भी क्यों ना, तुमने तो ये सोच लिया ना कि आतिश तुम में इंटरेस्टेड है और आतिश तुमसे प्यार करने लगा है। पर मैं तुम्हारा वहम दूर कर दूं, वो सिर्फ तुम पर दया कर रहा है, इसके अलावा उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ना आज होगा ना कल होगा। और मेरे बेटे के दिल से खेलना बंद करो। अब अभी तक मैं मरी नहीं हूँ कि जो तुम मेरे बेटे से खेल रही हो। और अपना ना प्लेस याद रखना कि तुम कहाँ से हो, मेरा बेटा कहाँ से है। तुम मेरे बेटे की दुल्हन कभी नहीं बन सकती और एक दिन तुम्हारा डाइवोर्स हो ही जाएगा। और तभी वहाँ पर आतिश आ जाता है और आतिश जैसे गेट ओपन करता है ना, तो उसकी माँ उसको छोड़कर, मरजान को छोड़कर पीछे हटकर खड़ी हो जाती है। तो आतिश जल्दी से अपनी माँ के पास आता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ मुझे। तो वो कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलती है कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैं तो ये देख रही थी कि मरजान कैसा कर रही है, इसका डिप्रेशन कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं चल रहा, मैं तो बस इसको समझाने आई थी कि ये डिप्रेशन वाला गेम बंद कर दे। तो ना वो मरजान उसकी तरफ फिर से देखने लग जाती है और उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर बोलती है कि मैं इससे बड़ी हूँ ना, तो उसको समझाने का तो हक मेरा ही है ना कि अपने आप को संभालो और बाहर आकर कोई काम करो। और इतना कहकर ना वो वहाँ से बाहर चली जाती है। आतिश और मरजान वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तो मरजान से आतिश पूछता है कि इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या। तो मरजान उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। फिर मरजान ना कॉन्टीन्यूसली आतिश की तरफ देखती रहती है और उसकी ना आंखों में से पानी निकलता रहता है। फिर वो फिर से बोलती है कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। और उसका रोना ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता और उसकी आंखों में से ना पानी निकलने लग जाता है। तो आतिश बोलता है कि तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा है, बताओ मुझे क्या किया उन्होंने। तो मरजान कहती है कि उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मेरे साथ वैसा क्यों करेंगी भी क्यों, है ना। तो फिर वो बोलती है कि वैसे प्लीज़ मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा जब तुम मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो। वो बोलता है कि कैसे कैसे देख रहा हूँ मैं तुम्हारी तरफ। वो बोलती है कि दया से प्लीज़, और आज के बाद ना मैं अपना ध्यान खुद रखूँगी और तुम्हें मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आतिश को ना शक हो जाता है कि इसको पक्का उसने कुछ कहा है। फिर बोलती कि मैं तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती और प्लीज़ अब मुझे एक्सक्यूज़ मी, अब मुझे रेस्ट करनी है। और ये बोलकर ना वो आतिश की तरफ देखने लग जाती है और चुपचाप अपने बेड की तरफ चली जाती है। और आतिश ना खड़ा वहाँ पर देखता रहता है और उसको पता चल जाता है कि ये सारा काम असली की माँ का ही है, उसने ही मरजान को हर्ट किया है। मरजान बेड पर लेट कर ना रोने लग जाती है और आतिश उसकी तरफ देखता रहता है। और आतिश को भी ना उसके हालात देखकर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है, भाई मार दे, सिर फोड़ दे उसका। तो ना फिर इसके बाद आतिश को गुस्सा आ जाता है और आतिश जाता है सीधा असली की माँ के पास। और ना मरजान बेचारी बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। तो ना असली की माँ जैसे ही रूम में आती है ना, तो पीछे ही आतिश आ जाता है और आतिश आकर ना गेट ओपन करता है और बोलता है कि आप क्या कर रही हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपने मरजान के साथ किया क्या है। तो उसकी माँ बोलती है कि मैंने क्या किया है। तो वो बोलता है कि सच सच बताओ मुझे, आपने किया क्या है मरजान के साथ। तो फिर वो बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उसको उसकी औकात दिखाई है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है और वो अपनी औकात भूल गई थी, मैंने सिर्फ उसको ये याद दिलाया है। तो ना फिर आतिश को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि माँ
आप मिर्ज़ान के साथ पंगे मत लीजिए। आपको भी पता है कि वो हार्ड टाइम से बीत रही है, उसके ऊपर क्या-क्या चल रहा है। वो अभी तो कितनी मुश्किलों से बाहर आई है। और इतना सुनते ही ना उसकी माँ का मुँह बन जाता है असलीकी का। फिर बोलती है कि ओह आई एम सो सॉरी बेटा, पर मैं हैदर की बेटी की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करूँगी जैसे तुम कर रहे हो। अगर वो मेरी दुश्मन है तो वो मेरी दुश्मन ही है। अगर वो मर भी जाए तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे कोई फ़िक्र नहीं है उस चीज़ की। और इतना सुनते ही ना आतिश को फिर से गुस्सा आ जाता है कि अब इसने मिर्ज़ान के बारे में ऐसे बोला तो बोला कैसे। फिर वो जैसे बोलने लगता है कि आपको हो क्या गया है, हाँ आप पहले तो ऐसी नहीं थी, अब आपको क्या हो गया है बताओ मुझे। आपके अंदर की आवाज़ नहीं देती आपको, क्या बोल रही हैं आप उसके बारे में। तो तभी वो बोलती है कि मैंने ना अपने पति के साथ तो वो दफना दी थी। जो समझ थी ना मेरे अंदर वो मैंने अपने पति के साथ ही दफना दिया था। अब मेरे अंदर सिर्फ एक पत्थर है, मेरा दिल मेरे पति के साथ चला गया और अब मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी और इसके बदले में मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो मेरा ये दिल धड़क रहा है ना ये पत्थर है, अब ये दिल नहीं रहा है। और तुम हाइदर के बारे में क्या पूछ रहे हो और तुम्हें क्या लगा कि तुम हाइदर को छोड़ दोगे तो मैं भी छोड़ दूँगी? नहीं, मेरा दिल वापस से सॉफ्ट नहीं होगा हाइदर और हाइदर की फ़ैमिली के लिए। फिर वो कहती है कि मुझे यिल्दिरिम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मिर्ज़ान और ना ही हाइदर। यिल्दिरिम जो भी होगा वो मेरा दुश्मन है और मैं उसको उसी तरीके से ट्रीट करूँगी। तो फिर आतिश को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मरकान मेरी वाइफ़ है, वो यिल्दिरिम नहीं है, करहान है, आप ये मत भूलना कभी भी। और मेरी वाइफ़ को अगर आपने बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो आप फिर देख लेना। फिर वो चुप हो जाता है और गुस्से से ना अपनी माँ की तरफ देखते रहता है और वहाँ पर आ जाती है असली। गाइस असली का तो ना मुँह ही उठ जाता है कि ये क्या हो गया। तो फिर ना वो आतिश की तरफ देखती रहती है। फिर उसकी माँ बोलती है कि ओह तो अब वो तुम्हारी वाइफ़ है तो तुम आगे जाकर डिवोर्स तो लोगे ही ना, तब क्या होगा। तो आतिश को ना फिर से गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलता है कि मैं ना आपको माँ लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ और आप मेरे कमरे में अब से बिल्कुल भी नहीं घुसोगी और मेरे कमरे में जाने से पहले आपको मेरे से परमिशन लेनी होगी, तभी आप आ सकोगी जब मैं वहाँ पर हूँगा। और ना ही आप मिर्ज़ान से कभी बात कर सकेंगी। अगर आपने मिर्ज़ान से बात की तो आपको मुझे उस चीज़ का जवाब देना होगा। और असली बोलती है कि वाह ये तो हाथ से गया। फिर वो बोलता है कि अगर आपने मिर्ज़ान को फिर से कभी भी हर्ट किया तो हिसाब लगा लेना आपका, मैं आपके साथ करता क्या हूँ। यार मुझे भी ऐसा ही पति चाहिए, अगर मेरा पति ऐसा नहीं हुआ ना मुझे नहीं उससे शादी करनी। खैर फिर वो इतना बोलकर वहाँ से ना चला जाता है, ठीक है। फिर असली ना फुल गुस्से में होती है और बोलती है कि अब कुछ ना कुछ तो इसका करना ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइदर ना कॉल कर रहा होता है किसी आदमी को और उससे बोल रहा होता है कि मुझे ना तुमसे मिलना है। तो वो आदमी उससे बोलता है कि इतने दिनों बाद कैसे मिलना हुआ और तुमने मुझे कैसे याद कर लिया, इतने दिन पहले तो तुमने मुझे याद ही नहीं किया था। तो हाइदर उससे बोलता है कि अब ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है और मुझे तुमसे मिलना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, अगर तुम मेरी हेल्प कर सको। तो वो बोलता है कि हम दोनों तो भाई हैं, हम एक दूसरे के हेल्प ना करेंगे तो किसकी करेंगे, तो बताओ मुझे क्या करना है। फिर वो बोलता है कि मैं तुमको मिलकर ही बता सकूँगा। वो बोलता है कि हाँ ठीक है हाइदर ब्रदर, मैं ऑलवेज़ फ्री हूँ, मुझे जब भी तुम फ्री हो गए मुझे बता देना। और हाइदर ये बोलकर फ़ोन कट कर देता है। फिर ना हम देखते हैं कि आतिश ना रूम में बैठा होता है और लैपटॉप पे ना कुछ काम कर रहा होता है और मिर्ज़ान ना रो रही होती है बहुत ज़्यादा, पर वो फिर भी शो नहीं करती और ना फिर उसको ना बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो आतिश ना फिर मुड़ के देखता है कि क्या हुआ, पर मिर्ज़ान ना उसको कुछ भी नहीं बताती और ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से कांपने लग जाती है। तो आतिश ना फिर से अपना काम करने लग जाता है, उसको पता नहीं चलता। फिर हमें दिखाया जाता है ना मिर्ज़ान अभी भी उन्हीं बातों के बारे में सोच रही होती है कि कैसे असली की माँ उसको बोल के गई थी कि आतिश तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि तुम्हारी जान उसकी वजह से खतरे में आई थी, तो इसलिए वो तुम्हारा ख्याल रख रहा है। और ये देखकर ना उसको फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है और आतिश उसको देखता है। तो आतिश ना जल्दी से उसके पास आता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो बोलती है कि ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। तो फिर वो जल्दी से उसके ऊपर एक और कंबल देता है और अच्छे से ना उसको ढक देता है। तो वो उसके हाथ ऊपर करता है और अच्छे से एक और कंबल उसके ऊपर दे देता है और उसको बिठाता है। फिर उसको ना एक जैकेट भी पहना देता है और बोलता है कि अब तुम लेट जाओ और मैं ऊपर से एक और कंबल दे देता हूँ। यार मुझे भी ऐसे पति चाहिए, पर जितनी किस्मत मेरी ख़राब है मुझे पति मिल जाए तो इतना ही बहुत है। चलो कोई बात नहीं। फिर वो बोलता है कि चलो ना हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मिर्ज़ान बोलती है कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मैं ठीक हूँ। वो बोलता है कि ज़िद मत करो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो। वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है और ये भी चला जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरे ऊपर एक और कंबल दे दो।
तो फिर ना वो उसके पास बैठ जाता है। वो बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, चलो तुम ठीक हो जाओगी, नहीं जाएंगे हम डॉक्टर के पास, तुम ठीक हो जाओगी। तो मरजाना आतिश की तरफ देखने लगती है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना और प्लीज़ तुम कहीं मत जाना, ठीक है, मेरे पास यहीं पर बैठे रहो। और ना फिर वो फिर से रोने लग जाती है। तो आतिश समझ जाता है कि इसको ना असली की माँ ने ही कुछ ना कुछ कहा है और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर रही है। फिर ना आतिश उसका हाथ ऐसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मरजान, तुम इस चीज़ की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो कि मैं कहीं पर चला जाऊँगा। मैं यहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ये डिफ़िकल्ट टाइम भी ना बीत जाएगा, हम दोनों इसको मिलकर डिफ़िकल्ट टाइम को बिता लेंगे। तुम इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और जब भी तुम पर कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा, और कोई तुम्हारे साथ खड़े ना खड़े मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान फिर से रोने लग जाती है। फिर वो बोलती है कि मुझे पता है कि मैं तुम पर ना एक बर्डन बन चुकी हूँ और इसीलिए तुम इतना बोलती है। तो तभी ना आतिश उसके लिप्स पर उंगली रख देता है और बोलता है कि कभी नहीं, कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे पर बर्डन हो, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। सुना तुमने? और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलना तुम्हें, ठीक है ना। तो मरजान चुप हो जाती है और कॉन्टीन्यूसली ना उसे देखती रहती है और उसकी आंखों में से ना आंसू निकलते रहते हैं। तो फिर आतिश खड़ा होता है, खड़ा होकर वो मरजान के पास आकर बैठ जाता है। और जैसे वो बैठता है ना तो गाइस क्या हो रहा है ये इन दोनों के बीच तो फिर वो बोलता है कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो और मैं तुम्हारे साथ हूँ और टेंशन मत लेना। और ना फिर मरजान सो जाती है और आतिश सोचने लगता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ प्यार में नहीं पड़ना चाहता था पर मैं अब तुम्हें प्यार